नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस नए चैप्टर का नाम है, नया सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं है, एक नया सब्जेक्ट है। पढ़ेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में। एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि कृषि मौसम विज्ञान से संबंधित जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है आपको यहाँ पर 5 से 7 लेक्चर, 8 लेक्चर देखने को मिले, ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा। इतने में ही जितना भी मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूंगा। इसके अलावा बाकी जो मैंने एग्रोनॉमी पढ़ाई थी बेटा, तो एग्रोनॉमी और इसके अलावा जो मैंने हार्टिकल्चर पढ़ाया था, तो उसमें मेट्रोलॉजी के थोड़े बहुत सब्जेक्ट मैंने वहां पर भी पढ़ा दिए थे। जैसे कि ट्रॉपिकल कंडीशन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन क्या होता है, टेम्परेट कंडीशन क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, कितने तरीके की ह्यूमिडिटी होती है, कैसे मेजर किया जाता है। इसके अलावा इवापोरेशन, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा दिया था। तमाम ऐसे इंटर रिलेटेड चीजें हैं जो मेट्रोलॉजी से हैं, उसको मैंने वहां पर आप लोगों को पढ़ा दिया है। कुछ एग्रोनॉमी में पढ़ाया है, कुछ हार्टिकल्चर में पढ़ाया है। अपन यहाँ पर पढ़ेंगे किसको, जो कुछ और कोर सब्जेक्ट बच रहा है मेट्रोलॉजी का, उसको पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर इसका पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे मेन पॉइंट होने वाला है जो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन केवल हम इतना ही नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा भी कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो। इस सब्जेक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम समझ लेते हैं कि आखिर में जो एग्रोमेट्रोलॉजी होता है, इसको कहते क्यों है एग्रोमेट्रोलॉजी, और आखिर ये होता क्या है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी को जब हम समझना शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज एग्रोमेट्रोलॉजी में ये है कि एग्रोमेट्रोलॉजी एक तरीके की ऐसा साइंटिफिक स्टडी वाला सब्जेक्ट है जिसके अंदर एटमॉस्फेयर में होने वाले जो तमाम फिनोमिना होते हैं, चाहे फिर वो वेदर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। किसके अंदर? कृषि मौसम विज्ञान के अंदर। समझ गए? इसमें हम क्या क्या करते हैं, जैसे वेदर किस तरीके से है, क्लाइमेट किस तरीके से है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, आगे का हम प्रेडिक्शन करते हैं कि एटमॉस्फेयर आने वाले दिनों में किस तरह से रहेगा। 3 तरीके से प्रेडिक्शन करी जाती है, शॉर्ट डे होता है, मीडियम डे का होता है और लॉन्ग टाइम का एक प्रेडिक्शन होता है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कितना रहने वाला है, मैक्सिमम कितना रहने वाला है, मिनिमम कितने रहने वाला है, ह्यूमिडिटी कितनी रहने वाली है, कितनी हवा चल रही है, कितना प्रेसिपिटेशन होने की संभावना है, हवा कौन सी दिशा में बहेगी, मानसून कब आएगा, चक्रवात कब आएगा, परिचक्रवात कब आएगा, लू कब चलेगी, कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। इतनी ढेर सारी जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? एग्रोमेट्रोलॉजी में हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ये एग्रोमेट्रोलॉजी होता है, इसका रोल क्या है, यानी कि जो हमको ह्यूमिडिटी मिल रही है या टेम्परेचर मिल रहा है या मान लो हमको पता चल रहा है प्रेसिपिटेशन, तो इसको हम करते क्या हैं? ये सभी जब हम डाटा बेटा कलेक्ट करते हैं तो ये सब डाटा कलेक्ट करके हम वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं या क्लाइमेट का पैटर्न जो है उसको समझ पाते हैं। जैसे अगर हम लंबे समय तक अपने एटमॉस्फेयर को कायदे से अंडरस्टैंड करते रहेंगे तो एक समय ऐसे आएगा जब हम उसके अंदर जो पैटर्न बन रहे हैं उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे
जिससे हमको पता चल पाएगा कि हम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट निर्णय कैसे लें। जैसे अगर हमको पहले से पता चल जाए, इमेजिन करो कि खरीफ की फसल की बुआई करने से हमको पहले पता चल जाए कि बरसात कितनी होने वाली है, तो अगर जहाँ पर ज़्यादा बरसात होने वाली है, वहाँ पर हम धान की खेती कर लेंगे। जहाँ पर बाढ़ आने वाली है, वहाँ पर हम फसल ही नहीं लगाएंगे। और जहाँ पर कम पानी बरसात होने की संभावना है, वहाँ पर हम दलहनी फसलें लगा देंगे, अरहर लगा देंगे, उड़द लगा देंगे, मूंग लगा देंगे। इसके अलावा मूंगफली की खेती कर सकते हैं। तो बेटा अगर हमको पहले से पता हो कि आने वाले समय में बरसात कैसी होगी, टेम्परेचर कैसा जाएगा, पाला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बरसात होगी कि नहीं होगी, ये सब चीजें जब हमें पता होता है, तब हम एग्रीकल्चर की अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता होगा कि इसको करते कैसे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी कोई कठिन सी चीज यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट भी दिया गया है। जो ये मेट्रोलॉजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के ये दो शब्दों से मिला है। एक तो बना है मेट्रियन और दूसरा होता है लोगस। लोगस का क्या मतलब होता है? लोगस का मतलब होता है नॉलेज या फिर स्टडी करना। लेकिन यहाँ पर जो मेट्रॉन शब्द लिखा है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है एयर या फिर क्या, एयर या फिर स्काई। सीधा मतलब इसका यही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, हमारा जो आसमान है, उसको निहारना, उसके अंदर होने वाली जो फिनोमिना है उनके बारे में कायदे से अध्ययन करना, उनको ट्रैक करना, यही कहलाता है मेट्रोलॉजी। और जब ये मेट्रोलॉजी हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगते हैं तो उसी को एग्रोमेट्रोलॉजी बोल देते हैं। यहां तक समझ गए सब बच्चे? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछ ले कि फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड, तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी जो इन द वर्ल्ड है वो कौन है? डीएन वालिया है। कौन है बेटा? डीएन वालिया को क्या बोला जाता है? डीएन वालिया को हम बोलते हैं फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा है? द फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर कौन है? तो याद रखना बेटा कि एल ए रामदास को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। इसके अलावा जो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख रहा है, कह रहा फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कौन है? तो क्लाइमेटोलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है? ये कोपेन है। तो यहाँ पर तीन चीजें दी गई हैं। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड डीएन वालिया है, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया एल ए रामदास है, और फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी जो है वो कौन है? कोपेन है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं थर्मामीटर। द थर्मामीटर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय गैलीलियो इन 1593, यानी कि 1593 में सबसे पहली बार गैलीली एक हुआ करते थे। इन्होंने ही टेम्परेचर को मेजर करने का एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, इसको इन्होंने सबसे पहली बार बनाया था, इन्वेंट किया था, इनका आविष्कार किया था। इसके अलावा बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द बैरोमीटर वाज डेवलप्ड बाय द टारिसेली। टारिसेली ने इसको डेवलप किया था 1964 में, 1643 में इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। बैरोमीटर का प्रिंसिपल, बैरोमीटर यानी कि जिससे हम क्या मापते हैं? जिससे हम एयर प्रेशर मापते हैं, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? डाब वाले प्रिंसिपल पर। तो इसको बताया था टोरिसेली ने 1693 में। इसके अलावा बात करते हैं तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको IMO के नाम से जाना जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1873 में। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1873 में हुई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में कहाँ पर हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसके अलावा ये एक तरीके से स्पेशलाइज एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशन की 1951 में, और उसने रिप्लेस कर दिया इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया और बन गया क्या?
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझ के पहले क्या था, पहले ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो 1873 में बना था, और फिर बाद में जब यूएनओ बना था तो यूएनओ बनने के बाद उसी के अंदर इसको जो पहले आईएमओ था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से इसको रिप्लेस कर दिया गया। और यूएन के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक स्पेशल एजेंसी के तौर पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। कब कर लिया गया था? 1951 में। अब इसको एक कहानी को फिर से समझते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1873 में बना। इसके बाद फिर क्या हुआ, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 में बना। कहां पर बना? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना। अब इसके बाद 1951 में यूएन, क्योंकि 1945 में बन चुका था, तो उसके बनने के लगभग 6 साल के बाद एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर WMO जो था उसको इसके अंदर रख लिया गया, और जो IMO था उसको डाइल्यूट कर दिया गया। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन था वो डाइल्यूट होगा, उसको रिप्लेस कर दिया गया, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी के तौर पर काम करने लगा। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है 1875 में कलकत्ता में सबसे पहली बार एस्टेब्लिश किया था। एक डिपार्टमेंट था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर था ये बाद में शिफ्ट कर दिया गया 1905 में। कहां पर? शिमला में। और शिमला से फिर इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? शिमला से इसको शिफ्ट कर दिया गया 1928 में पुणे में। और फाइनली फिर ये 1944 में कहां पर चला आया? फाइनली ये 1944 में दिल्ली चला आया। अब कई लोग पूछते हैं कि सर जी जब ये शिफ्ट किया गया था तो बेटा शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इसको तो बार बार शिफ्ट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर जो लगे हुए इक्विपमेंट थे जिनसे हम वर्षा मापते थे, ह्यूमिडिटी मापते थे, विंड वेलोसिटी मापते थे, ये तमाम चीजें जो वहां पर सेटअप लगा हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो सेटअप हटा दिया गया। अगर कलकत्ता में जाओगे तो वहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सेटअप अभी भी पूरा है, लेकिन ये जो शब्द है ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये 1875 में कलकत्ता में हुआ करता था। फिर बाद में इसको शिमला शिफ्ट कर दिया गया, शिमला से इसको पुणे शिफ्ट कर दिया गया, और अब अंततोगत्वा उसको 1944 में दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और प्रेजेंट टाइम पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना कि जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। समझ गए? इसके अलावा डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1932 अंडर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र। जब ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ करता था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वहीं पर 1932 में क्या हुआ था, 1932 में एक डिवीजन बनाया गया और इसी डिवीजन के अंतर्गत एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी अलग से रख दी गई। यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जो पुणे महाराष्ट्र है, पुणे महाराष्ट्र में 1928 से लेकर 1944 तक ये पुणे में ही था। तो 1928 से 1944 में पुणे में था, यानी कि पुणे में आया, और उसके 4 साल बाद 1932 में पुणे में जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसमें एक अलग डिवीजन बना दिया गया एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी वाला डिपार्टमेंट, जिसमें किसानों से संबंधित मेट्रोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेदर फोरकास्टिंग है, वो एग्रीकल्चर को लेकर किस तरीके से उपयोगी हो सकती है, उसके लिए एक अलग डिवीजन बना दिया गया। इसके अलावा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो फार्मर वेदर बुलेटिन के रूप में 1945 में लॉन्च किया गया, जिसमें क्रॉप की वेदर स्कीम 1948 में इसको हुआ था। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टार्टेड फार्मर्स वेदर बुलेटिन in 1945 and launch crop weather scheme in 1948। भारत सरकार ने क्या किया था कि भारत सरकार के अंतर्गत ही आएगा पृथ्वी विज्ञान, क्योंकि जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने अलग से एक वेदर बुलेटिन बनाना स्टार्ट किया। कब बनाना स्टार्ट किया? जब ये इंडिया में शिफ्ट हो गया था 1944 में, नई दिल्ली में ये शिफ्ट हुआ। 1928 से लेकर 1944 तक तो ये पुणे में था। फिर बाद में जो 1944 में ये नई दिल्ली में आया,
तो नई दिल्ली में आने के जस्ट 1 साल बाद, कितने साल बाद, वहां से आने के जस्ट 1 साल के अंदर अंदर ही एग्रीकल्चर जो फार्मर वेदर बुलेटिन के नाम से एक चीज यहाँ पर बुलेटिन स्टार्ट करी गई, जिसमें किसानों को वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से दिया जाता, मतलब न्यूज के माध्यम से दिया जाता था। 1945 में लॉन्च किया गया था। इसके जस्ट 3 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रॉप वेदर स्कीम को लॉन्च किया था। वेदर बेस्ड क्रॉप जो इंश्योरेंस स्कीम होता है उसको इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी जो है ये स्टार्ट किया गया था 1983 में हैदराबाद से इन द कैंपस ऑफ क्रीडा। क्रीडा का क्या फुल फॉर्म होता है? क्रीडा का फुल फॉर्म आप लोगों को कायदे से याद करना है और इसको दोबारा रिवाइज कर लेना है। मैं इसको नहीं बताने वाला क्योंकि क्रीडा को मैंने कई बार बताया है कि क्रीडा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये हैदराबाद में है, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रीडा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। फिलहाल ऐसे समझना कि क्रीडा का जो कैंपस है उसी कैंपस से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्ट किया गया था 1983 में। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये कहाँ पर है? ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। 1988 में बनाया गया था और ये किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1988 में। इसके अलावा बात करते हैं भारत के रेनफॉल डाटा के बारे में, क्योंकि रेनफॉल जो डाटा होता है ये मेट्रोलॉजी से संबंधित होता है। तो भारत में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है लगभग 1194 मिलीमीटर होती है। पूरी दुनिया की अगर कोई पूछ ले तो याद रखना कि लगभग 1000 मिलीमीटर पूरी दुनिया में बरसात होती है और इस 1000 मिलीमीटर में से 1000 मिलीमीटर पूरी दुनिया का एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है वो 1000 मिलीमीटर है, लेकिन भारत में 1194 मिलीमीटर है। इसको आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर सेंटीमीटर में लिखा रहेगा तो 119 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और ये जो 194 मिलीमीटर होता है, अगर इतना पानी पूरे भारत में बरसता है तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी बरस जाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बरसता है। अब इसको आप समझना कि आखिर ये होता कितना है। 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी कितना होता है? आप समझो, इमेजिन करना कि हमारे पास एक इतना बड़ा सा खेत है, ठीक। अब इतना बड़ा सा खेत है, इस खेत का हेक्टेयर कितना है? 400 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है ये? इसका जो एरिया है 400 मिलियन हेक्टेयर एरिया है इस पूरे खेत का। अब बेटा अगर इस पूरे खेत में 1 मीटर पानी बरस जाए, यानी कि इतना पानी हो जाए कि 1 मीटर हो जाए। मान लो कि आपका ये जो खेत है इसमें आपको 400 मिलियन हेक्टेयर जो खेत है, इतने बड़े खेत में आपने 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया और 1 मीटर गहरा पूरा स्विमिंग पूल बना दिया। ये पूरा इतना जो है पूरा का पूरा ये 400 मिलियन हेक्टेयर ये 1 मीटर का स्विमिंग पूल बना दिया। अब उसके अंदर 1 मीटर तक पानी भर दिया, वो पूरा 1 मीटर पानी भरा हुआ है। अब इतना जो पानी की क्वांटिटी होगी वो हो जाता है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, यानी कि 400 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर 1 मीटर ऊंचाई तक पानी हो जाए तो उसको 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी बोलते हैं। और अगर इसको हम वॉल्यूम में बात करें तो लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पानी होता है। यानी कि अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, कितना? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, अगर हम इस पानी का एक बॉक्स बना पाए तो लगभग 4000 बिलियन बॉक्स बन जाएगा। इतना पानी होगा, समझ रहे हो? बहुत पानी होता है इतना। लेकिन इतना जो पानी बरसता है, आप लोगों को पता होगा, मैंने एग्रोनॉमी में पढ़ाया भी है कि ये जो इतना ढेर सारा पानी बरसता है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ बर्बाद होता है। तो इसमें से जो पानी बरसता है उसका लगभग 65% तो कहाँ चला जाता है? 65% तो तुरंत ही एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन के माध्यम से ऊपर चला जाता है। 400 मिलियन हेक्टेयर जो पानी बरसा था इसमें से 65% पानी तो फिर से इवापोर ट्रांसपिरेशन के द्वारा फिर से
एटमॉस्फेयर में फिर से भाप बन के ऊपर चला जाएगा, बादल बन जाएगा। इसके अलावा इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया क्या है, जब हम पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। अगर इस तरीके से हम पृथ्वी को बनाएंगे तो जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से पृथ्वी को आधे भाग में काटता है और आधे भाग में काटने के बाद यहाँ पर ऐसे भारत यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि आप देखोगे तो श्रीलंका के कुछ नीचे जाकर भारत जो है उसका जो वो कौन सी जो विषुवत रेखा है वो भारत के नीचे से होके जाती है। बोले तो ये उत्तर भारत के दक्षिण से होके जाती है। इसीलिए हम किस में आते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। अगर हम पृथ्वी को ऐसे रख के ऐसे काट दें तो भारत यहाँ कहीं पर आएगा, यानी कि उत्तरी पार्ट में हम लोग आते हैं। इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर आता है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन जो है यहाँ पर आता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन यानी कि यहाँ पर उत्तर से पूर्व की दिशा में क्या होता है, हवाएं बहती हैं। उत्तर पूर्वी दिशा में हवाएं, अगर उत्तरी पूर्वी दिशा में हवा बहेगी तो कुछ इस तरह से हवा बहेगी, समझ पा रहे हो, इस तरीके से हवा बहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अरब सागर से मानसून चलता है और भारत में जाके हिमालय पे टकरा के फिर पूरे भारत में यहाँ पर बरसात करता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने इसको पढ़ाया था कि ऐसे अरब सागर से जो हवाएं चलती हैं, अरब सागर से ऐसे मानसून निकलेगा और फिर ये मानसून जाता है और यहाँ पर जो हिमालय है उस हिमालय से टकराएगा और पूरे भारत में फिर ये बरसात कराता है। तो ये समझ लेना आप कि जो नॉर्थ ईस्ट विंड ट्रेड है, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर जो हवाएं चलती हैं वो उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं। उत्तर पूर्व की तरफ यानी कि ये कहाँ से आती हैं, दक्षिण पश्चिम से होके आएंगी और उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं। दक्षिण पश्चिम से आएंगी मतलब कहाँ से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं बेटा, यानी कि वो अरब सागर से आ रही हैं। इसके अलावा कुछ हवाएं ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी के साइड से भी आती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इसके अलावा उड़ीसा के आसपास तक बरसात करती हैं। बाकी ज्यादा बरसात वो नहीं करती हैं भारत में। भारत में ज्यादातर जो बरसात होती है वो अरब सागर वाली जो मानसून हवाएं चलती हैं वहीं से बरसात होती है। इसके अलावा जब हम मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो मेट्रोलॉजी में अगर कोई पूछे कि एक रेनी डे हम किसको बोलेंगे, तो कोई भी ऐसा दिन जिस दिन 24 घंटे के अंदर में लगभग 2.5 मिलीमीटर बरसात होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं। अगर 2.5 मिलीमीटर बरसात होगी तो उसको हम रेनी डे बोलते हैं। अगर इससे कम होगी तो क्या बोलेंगे, इससे कम होगी तो उसको हम रेनी डे नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 2.5 मिलीमीटर बरसात होती है, इस बरसात के तुरंत बाद अगर धूप हो जाए तो ये जो बरसात हुई है ये बहुत जल्दी सूख जाती है। 24 घंटे के अंदर ये सूख जाएगी और जितना भी बरसात हुआ था ये सभी का सभी पानी भाप बनकर फिर से एटमॉस्फेयर में ही चला जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए अगर 2.5 मिलीमीटर बरसात हो रही है तो इसको हम रेनफॉल डे नहीं बोलते, समझ गए। इसके अलावा अगर इससे ज्यादा होता है तो उसको हम रेनी डे बोलते हैं। 2.5 मिलीमीटर से अगर ज्यादा बरसात होगी तो उसको तो हम रेनी डे बोल देते हैं। लेकिन अगर हमने कोई फसल लगा रखी है तो फसल के लिए रेनी डे होने के लिए कम से कम 5 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए। 5 मिलीमीटर जब बरसात होगी तभी खेतों में पता चलेगा। 2.5 मिलीमीटर से कम बरसात हो रही है, 2.5 मिलीमीटर तक हो रही है तो कहीं पता ही नहीं चलेगा, इधर बरसात हुई इधर धूप हुआ सूख गया। लेकिन अगर मान लो 3 मिलीमीटर बरसात हुई तो 3 मिलीमीटर अगर बरसात होगी तो हमारी जो फर्शें हैं, सड़क है, वहां पर तो पानी दिखेगा, लेकिन खेत में जहां मिट्टी है वहां बिल्कुल भी पानी नहीं दिखेगा। इसीलिए क्रॉप के लिए जो रेनी डे होता है कम से कम 5 मिलीमीटर होना चाहिए। जब 5 मिलीमीटर जब पानी बरस जाता है तब ऐसा लगता है कि भैया हाँ कुछ पानी तो बरसा है। समझ गए यहां तक बात। इसके अलावा बात करते हैं एटमॉस्फेयर की और इसके टोटल मास की। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर को आप समझना, एटमॉस्फेयर एक तरीके का कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एक तरीके का एनवलप होता है गैसेस का, जो कि हमारी पूरी पृथ्वी को ढके रहता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक हवा का गोला है बड़ा सा, और ये हवा के गोला है जो ये कलरलेस भी है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस भी है और टेस्टलेस भी है। ना तो इसके अंदर कोई कलर है, ना तो कोई इसके अंदर गंध है और ना ही कोई इसके अंदर स्वाद है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जो वायुमंडल में वायु का आवरण है
इसी को सॉरी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस हवा का एक आवरण है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और भारत में जो पूरी पृथ्वी का ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी से केवल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितना? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर अगर यहाँ से यहाँ तक बात कर लें, अगर ये इतना 1600 किलोमीटर है, तो इसके बाद फिर यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर यहाँ पर हमारा क्या शुरू हो जाता है, यहाँ पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। 1600 किलोमीटर के आसपास तक पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक ऊपर चले जाओगे, उसके बाद फिर आपको कहीं पर भी एक नाम मात्र की भी हवा देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके से, ना नाइट्रोजन, ना हाइड्रोजन, ना कार्बन, ना ऑक्सीजन, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। समझ गए? अब हम बात करेंगे ये जो एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम में मैंने बात कर ली कि 1600 मीटर के ऊपर तक, 1600 किलोमीटर के, 1600 किलोमीटर के ऊपर तक की जो पूरी हवा है, जो हमारी पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से ढक रखी है, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इस एटमॉस्फेयर का जो अधिकतर मास है, लगभग 50% जो मास है, वो 6.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पहुंच जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर जो ये बनाया है, ये वाली चीज मान लेते हैं, ये पूरा ऐसे जो भरी है, अगर मान लेते हैं बेटा कि ये पूरा का पूरा 10 किलो है, यहाँ पर ये जितनी पूरी हवाएं हैं, मान लेते हैं ये पूरे हवाओं का कुल मिला के जो वायुमंडल है वो 10 किलो का है, तो 1600 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो 10 किलो। लेकिन अगर 5.6 किलोमीटर तक ही जाते हैं, यानी कि बहुत कम, कहाँ 1600, कहाँ 6.5, 5.6, अगर हम 5.6 किलोमीटर जाएंगे, यानी कि मात्र इतनी ऊंचाई, ठीक, ये जो हमने बताया है, मात्र इतनी ऊंचाई यानी कि कितना, 5.6 किलोमीटर ऊंचाई में ही लगभग 5 किलो वजन हो जाएगा। 50% बोले तो 10 का 50% यानी 5 किलो। 5 किलो गैसें तो केवल 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से अधिकतर जो भारी गैसें हैं, ये ज्यादातर जो गैसें हैं, उसको पृथ्वी अपने पास खींचे रहती है, अपनी सतह की तरफ। तो इसकी सतह की तरफ जो गैसें होती है, भारी गैसें ज्यादातर यहीं चली जाती हैं, बाकी जो हल्की गैसें हैं वो ऊपर रहती हैं। और इसके बाद धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती जाती है, तो ऊपर की जो हवाएं हैं उतनी ज्यादा डेंस नहीं रह जाती, जबकि पृथ्वी की सतह के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होती हैं, उनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पृथ्वी की सतह पर टिकी रहती हैं। अगर ये प्रेशर हटा दिया जाए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से होता है, तो हम लोगों का हृदय इतनी तेज धड़कता है कि हमारी नसें फट जाएं, हमारी नसों में विस्फोट होगा और हमारी नसें सब छेद हो जाएंगी इसमें, और रक्त प्रवाह फूट उड़ेगा, यानी फवारा बन जाएगा। इतनी तेज हृदय धड़कता है अगर केवल और केवल इस प्रेशर को हटा दिया जाए। इसीलिए जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो वो अंतरिक्ष सूट पहन के जाता है। वो सूट इसी वजह से इतना महंगा होता है, करोड़ों में होता है, क्योंकि वो हमारे हृदय के जो जिस प्रेशर से वो खून को फेंक रहा है हमारी नसों में, वो नसें फटे ना, प्रॉपर तरीके से वहां पर एयर मेंटेन किया रहता है। मतलब जो वायुमंडलीय दाब होता है उस तरीके का दाब वो जैकेट के अंदर मेंटेन रहता है, इसी वजह से हमारी नसें फटती नहीं है। नहीं तो अगर अंतरिक्ष में किसी को ऐसे नंगे छोड़ दिया जाए बिना अंतरिक्ष सूट के, तो उसका दिल इतनी तेज धड़कता है कि उसकी नसें फट जाएंगे। सब समझ पा रहे हो? अब हम आगे बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की। तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो सबसे नीचे आता है वो आता है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल कहीं कहीं पर 13 किलोमीटर होता है, कहीं कहीं पर 0 से 13 किलोमीटर लिखा होता है, और कहीं कहीं पर 0 से 18 भी लिखा होता है, और कहीं कहीं पर 8 से 18 भी लिखा होता है। वैसे आप समझ लो कि 0 से 18 किलोमीटर के आसपास लगभग 85% एटमॉस्फेयर जो है उसका मास, वो 85% केवल 18 किलोमीटर में ही आ जाता है। 5.6 किलोमीटर जाओगे तो आधा खत्म हो जाएगा, और 18 किलोमीटर तक जाओगे तो 85% खत्म हो जाएगा। बाकी 15% बचेगा, वो उस 18 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक, इतनी ऊंचाई तक फिर वो 15% जो मास है उसको कंप्लीट करने में लगेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि ज्यादातर जो गैसें हैं वो पृथ्वी की निचली सतह में, जो नीचे बिल्कुल है, वहीं पर इकट्ठा हुई हैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। इसके अलावा
इसके अलावा आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल में एटमॉस्फेयर का लगभग 15% हिस्सा समताप मंडल में पाया जाता है। 40 किलोमीटर तक जाते जाते 99% एटमॉस्फेयर का मास कवर हो जाता है, और ऊपर के 100 किलोमीटर तक जाते जाते 99.99% जो मास है वो खत्म हो जाता है। फिर बचा कितना? 0.01%। और ये 0.01% जो बाद के 1500 किलोमीटर बच रहे हैं ना, वहां तक पूरा जाएगा, क्योंकि 1600 किलोमीटर तक तो पूरा होता है, 100 किलोमीटर में काम खत्म हो गया। 1500 किलोमीटर जो बच रहा है वहां पर इतनी कम गैसें होती हैं कि 0.01% केवल गैस बचती है। पूरे अगर मास की बात करें यानी वजन निकालेंगे तो बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो ये एटमॉस्फेयर होता है, पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल पाया जाता है, इस वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कितने कितने परसेंटेज में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 78.08% वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन का, वो हमारे वायुमंडल में ही पाया जाता है। वेट में बात करते हैं तो 75.52% होता है। तो आपको ये चीज नहीं याद करनी है, इसको याद करके आप कंफ्यूज होगो, आपको केवल वॉल्यूम याद करना है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.95 होता है, कहीं कहीं पर ये 21% लिखा होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्गन 0.93 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033 होता है। इसको याद रखना कि 0.033 ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर वॉल्यूम में पाया जाता है। समझ गए? यहाँ पर जितनी चीजें दी गई हैं ये आयतन में दी गई हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ये किलोग्राम में या वेट परसेंटेज में नहीं दी गई हैं। अगर कोई एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो याद रखना है कि नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सी गैस है? उसके बाद ऑक्सीजन है, जो कि जलने में और इसके अलावा चीजों को सड़ाने में, ऑक्सीडेशन कराने में, सांस लेने में सहायक होती है। ऐसे समझ लो कि ऑक्सीजन एक तरीके की अनिवार्य बुराई होती है। हम जो बुढ़े होते हैं ना, अगर ऑक्सीजन ना लें हम तो बुढ़े नहीं होंगे, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। यानी कि जिंदा रहना ही एक तरीके से आप समझो कि हमारी बॉडी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो के धीरे धीरे हम बुढ़े होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन, हम जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेते जाएंगे उतना ही हम मरते जाएंगे। कई बार तो लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस नहीं, उसको मृतदायिनी गैस भी कहा जाना चाहिए। वैसे अगर फिलोसफिकली देखोगे, दार्शनिक दृष्टि आपकी है, तो एक तरीके से बात सही है। कोई चीज जो खराब होती है, अगर कोई चीज सड़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से ही सड़ रही है। और हम भी जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक तरीके से समझो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। धीरे 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 हम भी मृत्यु की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसको इस वजह से जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, क्योंकि अगर हम लेना ही बंद कर दें तो इमीडिएट मर जाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि एक आदमी बिना पानी के कितने दिन, एक आदमी बिना खाने के 30 दिन, बिना पानी के 3 दिन, और बिना हवा के 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। समझ पा रहे हो? 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आदमी मर जाएगा, उसको अगर ऑक्सीजन ना मिले। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो याद रखना नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, तीसरे नंबर पर आर्गन आता है, और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। समझ गए यहां तक बात? इसके अलावा बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है, वो जो ह्यूमिडिटी होती है ये जलवाष्प की वजह से होती है। तो ये जलवाष्प जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 0 से लेकर 4% के आसपास तक पाया जाता है। वायुमंडल के निचले हिस्से में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4% के बीच में होती है। यानी कि अगर हमने 100 मीटर क्यूब आयतन की गैस इकट्ठा कर ली एटमॉस्फेयर की, तो उसमें कम से कम 4 लीटर पानी हमको मिल जाएगा। कम से कम 4 लीटर पानी हम पा जाएंगे। समझ लो, इस तरीके से बात हो रही है। इसके अलावा जो ग्लोबल जो एवरेज है कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन का एटमॉस्फेयर में, वो 421 ppm है। कितना है? 421 ppm। 421 ppm मतलब जब हम 1 मिलियन पार्ट लेंगे, कितना? 1 मिलियन पार्ट हम गैसों का ले लेंगे, तो उस गैस में जिसके अंदर 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं,
उसके अंदर मात्र 421 पार्टिकल किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। समझ गए? या फिर उसको मॉलिक्यूल मान लेना या फिर एलिमेंट मान लेना, कुछ भी मान लेना, रेशियो बिल्कुल वही रहेगा। इस तरीके से 421 ppm का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। बाकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, इसको मैंने सॉइल साइंस में आपको कायदे से पढ़ाया है, समझाया है, एक बार वहां से भी इसको देख लेना। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और भी दी गई है सॉइल के अंदर, जो भी मैं बोल रहा था उसको यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वैसे मैंने सॉइल साइंस में इसको पढ़ाया भी है। फिलहाल आप समझ लो कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। लगभग ये एटमॉस्फेयर के अंदर जितना नाइट्रोजन होता है उतना ही नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 20%, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर 19 दशमलव कुछ परसेंट था, यहाँ पर 20%, वहां पर 21% के आसपास था, 20.98 शायद था, ऐसे कुछ समथिंग था ना, कितना बताया था अभी, 20.95। तो लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन कम पाया जाता है, लगभग 20% के आसपास ही पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर की तुलना में मिट्टी में 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि 0.03% कहाँ पर पाया जा रहा था, 0.03% कार्बन जो था ये एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा था। कहाँ पर पाया जा रहा था, एटमॉस्फेयर में। लेकिन इसका 10 गुना कर दोगे तो कितना आएगा, 0.3%। तो 0.3% कहाँ पर पाया जाएगा, ये पाया जाता है सॉयल के अंदर। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बात करते हैं सॉयल एयर फैक्ट्स के बारे में। सॉयल एयर फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन सॉयल एयर इज 8 to 10 टाइम हायर देन द एटमॉस्फेयर। वही बोल रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा होता है मिट्टी के अंदर। किसके अंदर ज्यादा होता है, मिट्टी के अंदर ज्यादा होता है, और इसके अलावा मिट्टी के अंदर यानी सॉयल एयर में ज्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में कम होता है। समझ गए यहाँ तक बात? हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संरचना। देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के ऊपर जब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेयर पाई जाती है। वैसे पाई तो केवल 4 लेयर जाती है, 4 मेजर लेयर होती है, लेकिन इसी 4 लेयर के अंतर्गत एक लेयर और भी जोड़ दिया जाता है ऊपर वाली एक्सोस्फीयर, जिससे 5 लेयर हो जाती है। कुल मिला के 4 लेयर हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह की पाई जाती है। और ये जो लेयर होती है यहाँ पर अलग अलग चीजें होती भी हैं, यानी कि अलग अलग फिनोमिना यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं उन हवाओं की वजह से कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हर लेयर की देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर जो ये एटमॉस्फेयर होता है जो कि 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस 1600 किलोमीटर तक फैले हुए एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, और इन फिनोमिना के अंदर इसके अंदर जो गैसें पाई जाती हैं इनकी वजह से कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस, यानी कि ग्रेडियंट, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर लेयर। कह रहा है कि वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर हमारी जो पृथ्वी के ऊपर का वायुमंडल है इसको हमने टोटल 4 भागों में बांट रखा है। वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब है, यहाँ पर जो ट्रोपोस्फीयर है यहाँ पर कुछ और टेम्परेचर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ और टेम्परेचर होगा, मेसोस्फीयर में कुछ और टेम्परेचर होगा, और थर्मोस्फीयर में कुछ और टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर इसी टेम्परेचर के बेसिस पर इसको हमने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फीयर। तो ये बेटा ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, और इसका जो रेंज होता है वो पोलर पर 8 किलोमीटर होता है, और जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर समझते हो, इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा, वहां पर ये 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। ध्यान से समझना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना,
तो इस पृथ्वी के अगर हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर जाएंगे तो वहां पर पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि 0 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक क्या पाया जाएगा, 0 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक। कहाँ पर? पोलर रीजन में। कहाँ पर? पोलर रीजन में। तो पोलर रीजन में इस तरह से पाया जाता है वो ट्रोपोस्फियर। लेकिन अगर हम इक्वेटर पर आ जाते हैं, पृथ्वी का जो इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा है, तो अगर हम विषुवत रेखा पर आ जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर 0 से लेके 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। समझ गए? और इसके अलावा भी होता है, क्या होता है, अगर इसको हम 18 और 8 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 18 और 8 26, और इसका अगर एवरेज निकाल देते हैं तो आता है 13 किलोमीटर। तो कहीं कहीं पर लिखा होता है औसत रूप से पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक एक ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। समझ गए? कहीं पर 8 किलोमीटर तक ही होता है, कहीं पर 18 किलोमीटर तक होता है, इस तरीके से पाया जाता है। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं तो ये सबसे लोवेस्ट होता है। सबसे लोवेस्ट यानी सबसे निचला स्तर का होता है, हमारी पृथ्वी के जस्ट ऊपर ये शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा डेंस होता है, यानी कि यहाँ पर जो हवाएं पाई जाती हैं ये हवाएं बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा घनत्व वाली होती हैं। लगभग लगभग 85% एटमॉस्फेरिक जो मास होता है ये ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत ही संकलित रहता है। जितना ट्रोपोस्फियर है इसी में लगभग 50% मास आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ऑल वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड, रेन, लाइटिंग एंड स्टॉर्म अकर्स इन दिस लेयर। ये जितनी भी आपको ये नीचे वाली लेयर दिख रही है, चाहे बरसात होनी हो, चाहे बादल होना हो, चाहे ह्यूमिडिटी वाली बात हो, चाहे लाइटिंग वाली बात हो, चाहे स्ट्रोम वाली बात हो, ये सभी के सभी फिनोमिनन जो आपको देखने को मिलते हैं ये आपको ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलते हैं। यानी अगर कभी बरसात हो रही है और आपको बरसात से बचना है तो क्या करो, आप ट्रोपोस्फियर के ऊपर चले जाओ। इस तरीके से जो बाज होता है ना, बाज चील, ये क्या करते हैं, ये जब बरसात होती है तो बरसात में ऐसे कहा जाता है कि ये बरसात से अपने आप को बचाने के लिए ये बादलों के ऊपर उड़ जाता है। जो बादल होते हैं, बादल के नीचे ही बरसात होती है, तो ये क्या करते हैं, ये बादल के ऊपर चले जाते हैं। समझ पा रहे? तो वहां पर बरसात नहीं होती है। इसके अलावा बात करते हैं, जब हम इस ट्रोपोस्फियर में नीचे से ऊपर को जाते हैं, ध्यान से समझना, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। यानी कि अगर हम इस ट्रोपोस्फियर में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर किलोमीटर ऊपर जाने पर, हर यानी प्रत्येक किलोमीटर ऊपर जाने पर जो औसत टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाएगा। समझ गए? हम जैसे मान लो यहाँ पर हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएंगे फिर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएंगे फिर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। इस तरीके से हमको टेम्परेचर जो है नीचे से जब ऊपर को जाते हैं तो वो घटता हुआ मिलता है। इसको समझ लेना कि नीचे से ऊपर जाने पर घटता है टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे घटेगा। किसमें? ट्रोपोस्फियर में। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटता है, और इसी घटने वाले फिनोमिना को लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। समझ गए बेटा? तो लैप्स रेट क्या होता है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा बात करते हैं, एट द बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर इज -60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब ये ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री आ जाती है, ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री समझ रहे हो, यहाँ पर जब हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है मामला, तो यहाँ पर टेम्परेचर घटते घटते -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, यहाँ पर हम वायुमंडल का तापमान देखते हैं तो कई बार ये 45 और गर्मियों में 50 और 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। कहीं कहीं पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर गर्मियों में चला जाता है।
अब आप सोचो कि ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्लस में है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं धीरे धीरे -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, और इसके बाद ये ट्रोपोस्फीयर हो जाता है खत्म, फिर आगे स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। समझ गए? बात करते हैं बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर इज ए ट्रोपोपॉज। ये जो ट्रोपोस्फीयर और इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की जो ये बाउंड्री होती है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो ये हमारे घर की बाउंड्री है और इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो दूसरे का घर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे ट्रांजिशन पीरियड होता है। धीरे धीरे ट्रांजिशन पीरियड का मतलब कि 18 किलोमीटर के जब हम ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे जो ये ट्रोपोस्फीयर होता है ये कम होता जाएगा, मतलब ट्रोपोस्फीयर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जाएंगे और स्ट्रेटोस्फीयर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड वाला जो जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रोपोपॉज स्फीयर बोलते हैं। ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये बाउंड्री होता है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर दोनों के बीच की बाउंड्री होती है। फिर इसके ऊपर जब हम चलते हैं तो फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो 8 से 18 किलोमीटर, यानी कि पोल पे जो पोल होता है वहां पर 8 से लेके 50 किलोमीटर तक पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, और जो विषुवत रेखा है वहां पर 18 से लेकर वहां पर कितना, वहां पर 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? 18 से लेके 50 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होता है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का वेदर डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता है। वेदर डिस्टर्बेंस यानी कि आंधी, तूफान, बादल, ये तमाम चीजें जो होती हैं इसी के अंदर पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही पाई जाती हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ह्यूमिडिटी जितनी है सब इसी में पाई जाती है, इसके ऊपर कुछ नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो इट इज वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द मेन सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये सबसे गर्म लेयर होती है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इन चारों लेयर में से सबसे जो गर्म लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर सबसे ज्यादा गर्म होती क्यों है, मैं आपको इसको बताता हूँ। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है बेटा, इस स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर वाले रीजन में, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इतनी जो मोटाई है, इतनी मोटाई को हम क्या कह रहे हैं? इतनी जो मोटाई है इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन इतनी सी मोटाई में आपको बेटा यहाँ पर ये बीच में एक पतली सी ये लाइन दिख रही है। ये जो पतली सी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ओजोनोस्फीयर, यानी कि ओजोन लेयर होती है, और इसी ओजोन लेयर को हम ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। अब ओजोनोस्फीयर में जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन इसी ओजोन लेयर के अंतर्गत होता है। इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ओजोन लेयर के ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, लेकिन ओजोन लेयर के नीचे का टेम्परेचर घट जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहीं से धीरे धीरे बदलती रहती है, बाहर को जाती है, आती है, टकराती है, बाहर चली जाती है, आती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके वो जाने लगती है। और इसी का कारण है कि स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे तो ठंडक रहती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर गर्मी पाई जाती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर की जो 4 लेयर होती है उनमें से सबसे ज्यादा गर्म वाली लेयर ये कहलाती है। समझ गए? इसमें जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे जैसे ऊपर को हम जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा समझो कि जो ट्रोपोस्फीयर था, ट्रोपोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर बार बार ऊपर जाने पर घट रहा था। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर घट रहा था। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता। समझ गए? धीरे 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 ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और क्यों होता है?
क्योंकि ऊपरी जो सतह होती है यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे मान लो ढेर सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई, 100 आई, 100 में से मान लेते हैं 100 किरणें आई तो 20 किरणें तो तुरंत चली गई, फिर 80 किरणें और अंदर आई, फिर वहां से 10 किरण निकल गई, फिर अंदर आई, फिर ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे लास्ट तक आते आते बहुत कम परसेंटेज बचता है किरणों का और ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जहां जितनी अमाउंट में किरणें पड़ेंगी वहां उतना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर हमको टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होता है लगभग 20 किलोमीटर का, इसको हम आइसोथर्मल बोलते हैं। द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जब खत्म होता है तो फिर मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है, और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, समझ गए। जैसे इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम ट्रोपोपॉज बोल रहे थे। जैसे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आ रहा था तो ट्रोपोपॉज बोल रहे थे, और यहाँ पर स्ट्रेटो के बाद ऊपर मीजो आ रहा है तो इसको स्ट्रेटोपॉज बोल रहे थे, यानी कि नीचे वाली लेयर में पॉज लगा देते हैं। जैसे ट्रोपो है तो ट्रोपोपॉज लगा देंगे, ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोपॉज लगा देंगे, तो यानी कि स्ट्रेटो और ट्रोपो के बीच वाली लेयर हो गई। और जब स्ट्रेटो और मीजो के बीच वाली ये वाली लेयर होगी तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेटो के पीछे हम पॉज लगा देंगे तो स्ट्रेटोपॉज वाली लेयर ये हो जाती है, समझ गए। तो स्ट्रेटोपॉज आ जाएगा। इसके अलावा अगली जो लेयर स्टार्ट होती है वो अपनी लेयर स्टार्ट हो जाती है मेसोस्फेयर वाली लेयर। कौन सी लेयर स्टार्ट होती है बेटा, मेसोस्फेयर वाली लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मध्य मंडल। तो ये मध्य मंडल जो होता है इसका अल्टीट्यूड कितना पाया जाता है, ये 50 से 85 किलोमीटर के आसपास तक होता है। 50 किलोमीटर तक तो ये वो पाया जा रहा था स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर फिर ये मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है। तो ये मेसोस्फेयर लगभग 35 किलोमीटर मोटा होता है, 50 से लेके 85 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और ये जो लेयर होती है ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, और इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। क्यों डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होना था वो सभी के सभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ऑब्जॉर्वेशन जो होना था ये स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा था। तो इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर फिर से घटने लगता है। तो ये मेसोस्फीयर जो होता है ये सबसे कोल्डेस्ट होता है, समझ गए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब सूर्य की विकिरण की ऊष्मा चलती है तो बेटा ये सूर्य की विकिरण की ऊष्मा जहां से टकरा के वापस जाती है केवल वहीं का टेम्परेचर बढ़ाती है। जैसे जब ये क्षोभ मंडल में आ रही होती है तो क्षोभ मंडल में -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वहां पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाते समय घटता है। तो वही मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाते समय। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आके 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्यों हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जब आता है तो यहाँ से किरणें वापस जाने लगती हैं। सूर्य से आने वाली केवल पराबैंगनी किरणें ही नहीं, जितनी भी किरणें आती हैं ये अधिकतर किरणें जो होती हैं वो बाहर जाती हैं, कुछ किरणें एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। तो जो किरणें वापस जा रही हैं, जहां से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जहां से रिफ्लेक्शन होगा वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, अदरवाइज जहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां का टेम्परेचर ये नहीं बढ़ाती है। तो एक तो थर्मोस्फेयर में जो है टेम्परेचर कम रहने का कारण क्या था, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर कम रहने का कारण ये था कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें थी वो स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन लेयर जो थी वहां से ये सीधे ऊपर चली गई थी। तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर बहुत गर्म हो गया था, लेकिन ट्रोपोस्फेयर ठंडा था। लेकिन मेसोस्फेयर जो है इसके ठंडा रहने का कारण क्या है, इसके ठंडा रहने का कारण ये है बेटा कि ना तो धूल का कोई कण है, ना तो किसी भी तरीके के रिफ्लेक्शन हो रही है, किसी भी तरीके का कुछ नहीं हो रहा है। जितना भी सूर्य का विकिरण आ रहा है वो डायरेक्ट ये नीचे चला जा रहा है, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुछ इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर
कोई भी विकर्ण को रोकने का अवरोध प्राप्त नहीं होता है और इसी की वजह से यहाँ पर मेसोस्फीयर में किसी भी तरह का कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेटोस्फीयर घटता जाता है और मेसोस्फीयर की मात्रा बढ़ती जाती है और इसमें टेम्परेचर हमारा घटने लगता है। समझ गए? तो टेम्परेचर घटता जाएगा घटता जाएगा, कब तक घटता जाएगा? जब तक थर्मोस्फीयर नहीं आने लगता। तो ये मेसोस्फीयर होता है, ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर होती है और यहाँ पर -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर देखने को मिल सकता है मेसोस्फीयर में। इसके बाद मेसो के बाद थर्मोस्फीयर आता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि नीचे वाली लेयर में क्या लगा देंगे, पॉज लगा देते हैं, स्फीयर को हटाकर पॉज लगा देंगे तो मेसो पॉज हो जाएगा। तो मेसो पॉज इसके बीच वाली लेयर होती है, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम मेसोपॉज बोलते हैं। इसके बाद जब ये खत्म होता है, जैसे 85 किलोमीटर तक आते आते मेसोस्फीयर खत्म हो जाता है। तो मेसोस्फीयर जब खत्म होगा तो स्टार्ट हो जाएगा थर्मोस्फीयर और थर्मोस्फीयर जो स्टार्ट होता है वो 85 से लेके 500 किलोमीटर तक जाता है। कितना? 85 से लेके 500 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड में ऊपर जाता है। और जो ये बेटा थर्मोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पर क्यों इंक्रीज होता है टेम्परेचर? बेटा यहाँ पर टेम्परेचर इस वजह से इंक्रीज होने लगता है क्योंकि यहाँ पर धीरे 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 करके जो मास है, एटमॉस्फेयर का जो मास है वो घटने लगता है, उसकी डेंसिटी घट जाती है। तो थर्मोस्फीयर में बहुत कम मास रहता है, फिर एक्सोस्फीयर में बहुत कम मास रहता है। इस वजह से जैसे जैसे हम मेसोस्फीयर से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। और जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पर टेम्परेचर मैंने बताया क्यों बढ़ता है, थर्मोस्फीयर पे टेम्परेचर इस वजह से बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो इस वजह से जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लोवेस्ट लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर जो होती है उसको हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पर जिस थर्मोस्फीयर की सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, आपको ये पतली सी एक पट्टी दिख रही होगी जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, इस पट्टी को हम आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी की वजह से जो गैसें होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं और इसी की वजह से जितने भी सैटेलाइट होते हैं, अधिकतर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं वो जो छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट जो लेके जाता है, अधिकतर सैटेलाइट जो कि रेडियो सिग्नल भेजती हैं ये सभी के सभी इसी आयनोस्फीयर में पाई जाती हैं। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर जो गैसें होती हैं वो आयनित होती हैं, तो आयनित जो गैसें होती हैं वो सूचना का ट्रांसफर एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट तक आराम से करती रहती हैं। तो इस वजह से सैटेलाइट को अधिकतर जो छोड़ा जाता है वो इसी आयनोस्फीयर के अंतर्गत छोड़ा जाता है। समझ गए? और इसी की वजह से या पृथ्वी की सतह से जो रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं वो रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से टकराते हैं और टकरा के फिर से पृथ्वी की सतह पर दूसरे रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कहीं रेडियो स्टेशन पे अगर गाना चल रहा होगा तो वो गाना हमारे मोबाइल पर या हमारे जो रेडियो डिवाइस होती है वहां पर वो चलता है। सिग्नल वहां से जाता है आयनोस्फीयर में, आयनोस्फीयर से टकरा के फिर से वापस चला आता है और रिसीवर को मिल जाता है। ये क्या करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए जरूरी होता है। जो हम सिम में नेटवर्क जो चलाते हैं ना, जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क अगर वो सैटेलाइट से आ रहा है, अधिकतर नेटवर्क आपको देखने को मिलता है जो गांव-गांव में टावर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है और टावर सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो मोबाइल से कोई भी जो सूचना है वो टावर के पास जाती है और टावर सैटेलाइट को सूचना देता है, फिर वो अपनी बगल वाली सैटेलाइट को सूचना देता है और वो फिर सैटेलाइट सूचना देती है किसी एक दूसरे टावर को या फिर किसी एक ऐसे सेंटर पर जहां पर डाटा केबल लगा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि पूरी पृथ्वी जो है वो वहां पर डाटा केबल लगी हुई है, पूरी दुनिया जो है वो एक इंटरनेट जाल से कवर करी गई है। समुद्र में इंटरनेट केबल बहुत मोटी मोटी सी पड़ी हैं। आप लोगों ने सुना होगा इस समय ईरान और उसका युद्ध हो रहा है, इजराइल का, तो वहां पर आपने सुना होगा कि ईरान कह रहा है कि मैं इसको काट दूंगा, ये इंटरनेट की जो केबल है मैं इस केबल को काट दूंगा। तो वो केबल जो है
कहीं ऐसे नेटवर्क के पास तक पहुंचेगा जहां पर वो केबल है, और फिर केबल से सूचना ट्रांसफर करी जाएगी, और जो सूचना मोबाइल ने मांगी है वो सूचना वहां से निकाल के लाके फिर दे दिया जाता है, जिस रूट से गया है उसी रूट से लाके दे दिया जाता है। तो इस तरीके से वो काम करता है हमारा इंटरनेट। तो इसके अंदर सैटेलाइट का उपयोग हो रहा है, तो ये सैटेलाइट आयनोस्फीयर के अंतर्गत ही पाई जाती है। समझ गए? तो किसी भी तरीके का अगर कम्युनिकेशन करना है तो आयनोस्फीयर का जो सैटेलाइट होती हैं वो काम में आती हैं। समझ गए बेटा यहाँ तक? तो ये थर्मोस्फीयर का काम होता है। इसके अलावा बात करते हैं, एक होता है अरोरा। अरोरा क्या होता है? नॉर्थ और जो साउथ वाली लाइट होती है, ये दिस लेयर, इस लेयर के अंतर्गत ये अरोरा जो होता है, उत्तर और दक्षिण की रोशनी इसी परत में दिखाई देती है, जिसको हम अरोरा बोलते हैं। सैटेलाइट जो ऑर्बिट होता है, ये ज्यादातर आपको लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, बाकी चाइना का खुद का एक स्पेस स्टेशन है, वो भी आपको इसी आयनोस्फीयर के अंतर्गत देखने को मिलता है। समझ गए बेटा? तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। और जब ये चीज सब खत्म हो जाती है, चारों लेयर, तो चारों लेयर खत्म होने के बाद क्या आता है? चारों लेयर खत्म होने के बाद एक्सोस्फीयर आता है। ये जो एक्सोस्फीयर होता है, ये 500 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि लगभग 600 किलोमीटर से ऊपर 1600 किलोमीटर तक। जैसे 500 किलोमीटर तक तो थर्मोस्फीयर था, लेकिन 500 से 600 तक जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है। और 600 से लेके फिर 1600 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 1600 किलोमीटर तक ये एक्सोस्फीयर ही पाया जाता है। और एक्सोस्फीयर के बाद फिर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, फिर हवा नहीं रहती, फिर अंतरिक्ष में हम पहुंच जाते हैं। तो 1600 किलोमीटर तक ये पहुंचते हैं, और ये 600 से लेके 1600 किलोमीटर तक एक्सोस्फीयर होता है। ये थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच की जो बाउंड्री होती है, उसी को हम बोलते हैं द बाउंड्री बिटवीन थर्मो एंड एक्सोस्फीयर इज ग्रेजुअली और लेस डिफाइंड। ये बहुत ज्यादा कम डिफाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत थिन होती है, हवा की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कंपोज्ड हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती हैं, ज्यादातर यही पाई जाती हैं। आपने देखा होगा, जब हम पानी के अंदर कोई दो चीज मिलाते हैं और वो आराम से मिलती नहीं है, जैसे मान लो हमने पानी के अंदर डीजल और इसके अलावा पानी मिला दिया, इसके अलावा हमने उसमें क्या मिला दिया? इसके अलावा हमने उसमें ग्रीस मिला दिया। तो आप कभी देखोगे बेटा कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो तुरंत नीचे आ जाएगा, तो ग्रीस नीचे आ जाएगी, ग्रीस के ऊपर फिर पानी रहेगा, क्योंकि ग्रीस की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद डेंसिटी पानी की है, और पानी से कम डेंसिटी किसकी है? पानी से कम डेंसिटी पेट्रोल की है, तो पेट्रोल ऊपर तैरेगा, डीजल या पेट्रोल जो भी है वो ऊपर तैरेगा। इसी तरीके से हवाओं में होता है। जो हवाएं भारी हैं, वो हवाएं तो पृथ्वी की निचली सतह पर ही अधिकतर रहती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस होती हैं, ये बहुत हल्की गैस होती हैं। इसीलिए ये हल्की गैस होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर के सबसे बाहर चली जाती है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है, जो चीज जितनी ज्यादा भारी होगी, जिसकी डेंसिटी जितना ज्यादा होगी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको उतनी ही ज्यादा फोर्स से नीचे को खींचेगी, और जितना ज्यादा फोर्स से नीचे खींची जाएगी कोई चीज, वो उतना ही ज्यादा नीचे आ जाएगी। इसी वजह से एक्सोस्फीयर में हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस भी पाई जाती हैं, बहुत थिन डेंसिटी की होती हैं वहां पर हवाएं। और इसके अलावा जो बहुत वजन वाली गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, इसके अलावा बात करते हैं नाइट्रोजन है, तो ये भारी गैसें होती हैं। ये भारी गैसें जो होती हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही पाई जाती हैं। अब इसको बेटा एक बार में मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ, फटाफट से रिवाइज करता हूँ, आपको केवल सुनते जाना है ध्यान से। जो हमारा इस एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के डिफरेंस के आधार पर इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, और ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है ये विषुवत रेखा के आसपास में लगभग 18 किलोमीटर मोटा होता है। और जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव होते हैं, वहां पर ये 8 किलोमीटर मोटा का होता है। समझ गए? ज्यादातर जो गैस का मास होता है, जो एटमॉस्फेयर का लगभग 85% मास इसी लोअर ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाता है।
और ट्रोपोस्फेयर में जितने भी वेदर लाइक फिनोमेना होता है, जैसे क्लाउड है, रेन है, लाइटिंग है, स्टॉर्म्स है, ये सभी आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती हैं। और ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है 6 डिग्री 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर घटता है, जिसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और इसके बाद ट्रोपोपॉज़ क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो ये जो होता है ये 50 किलोमीटर तक होता है। ट्रोपोस्फेयर जहां से खत्म हो रहा है वहां से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमको स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है इन चारों लेयर में से सबसे ज्यादा गर्म लेयर होती है और यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन तमाम तरह के होते हैं, जैसे कि ओजोन गैस के एब्जॉर्बेशन यहीं पर होती है, उनका रिफ्लेक्शन भी हुई है, सॉरी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आता है सूर्य से, जो हानिकारक किरणें आती हैं उनका एब्जॉर्बेशन, उनका फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होता है ये ओजोन लेयर के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो ये ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर हम क्रॉस करेंगे और ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता जाएगा। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने पे घट रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा था। मीजोस्फेयर में क्या होगा, जैसे जैसे फिर हम मीजोस्फेयर में जाएंगे फिर यहाँ टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है और घटते घटते -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। और इसी वजह से मीजोस्फीयर को हम सबसे ठंडा बोलते हैं कि ये जो लेयर होती है सबसे ज्यादा ठंडा होती है। फिर मेसोस्फीयर को जब हम क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा थर्मोस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर होता है, इसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एक्सोस्फीयर में भी टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। जितने भी दुनिया भर के जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो थर्मोस्फीयर के अंतर्गत ही लॉन्च करते हैं। इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ये भी आपको थर्मोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। और थर्मोस्फीयर जैसे खत्म होगा फिर आ जाएगा एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर बहुत थिन लेयर की होती, बहुत थिन डेंसिटी की गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है और बहुत कम डेंसिटी में पाई जाती है। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस यहाँ पर इस वजह से पाई जाती है क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं ये दोनों गैसें बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। अब हम आगे बात करेंगे क्लाइमेट एंड वेदर की। वेदर और क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये वेदर और क्लाइमेट होते क्या है। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले किसको देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लाइमेट एंड वेदर में जो क्लाइमेट है इसको समझ लेते हैं। तो क्लाइमेट जो शब्द है बेटा ये डिराइव्ड हुआ है, यानी कि ये जो शब्द बना है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको हम कलिमा बोलते हैं। और कलिमा का क्या मतलब होता है, कलिमा का मतलब होता है स्लोप, या फिर इसका क्या मतलब होता है कि स्लोप या फिर इंक्लाइनेशन, यानी कि ढलान या फिर झुकाव। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। और वेदर जो होता है, वेदर एक तरीके का शॉर्ट टर्म होता है जो डे टू डे की एटमॉस्फेयर कंडीशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी स्पेसिफिक टाइम पर या फिर एक स्पेसिफिक प्लेस पर। जैसे हम खड़े हैं, बहुत तेज धूप निकली है तो हम क्या कहेंगे, बहुत हॉट डे है। बरसात हो रही है तो हम कहेंगे रेनी डे है। क्लाउडी वेदर है, समझ पा रहे हो, बड़ा अच्छा सा वेदर है, बहुत बढ़िया मौसम है। तो जो क्षण भर में बदल रहा है, क्षण क्षण बदले तोहरो मिजाज, उस तरीके से अगर क्षण क्षण बदल रहा है एटमॉस्फेयर का कंडीशन तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिर वेदर समझते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक तरीके का लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। फिर से समझना, जो हमारी वेदर की कंडीशन है, जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर देश है या पर्टिकुलर एक एरिया मान लेते हैं, लंबा क्षेत्र मान लेते हैं, उस लंबे क्षेत्र में 30 साल के पीरियड के आसपास में औसत रूप से वेदर की कंडीशन कैसे रही। औसत रूप से वेदर ज़्यादा बरसात वाला रहा, ज़्यादा ठंडा रहा, ज़्यादा ह्यूमिड रहा, ज़्यादा या कम बरसात वाला रहा, ज़्यादा सूखा मौसम रहा, शुष्क रहा, हवाएं जो हैं वो सूखी रही, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम रही, लंबे समय तक जब देखते हैं तो उसको कहा जाता है क्लाइमेट। एक बड़े एरिया में लगभग 30 साल के आसपास तक जो लॉन्ग वेदर कंडीशन का एवरेज होता है उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। समझ गए। यानी कि अगर कोई पूछे
तो आप बता देना कि क्लाइमेट इज द समेशन ऑफ वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा वेदर होता है, यानी कि क्लाउडी वेदर है, रेनी वेदर है, इसके अलावा हॉट वेदर है, सनी वेदर है, इस तरीके का जो वेदर होता है इनका जब हम समेशन करते हैं, जैसे अधिकतर टाइम पर हॉट वेदर हो रहा है, या अधिकतर टाइम पर ह्यूमिड वेदर हो रहा है, या अधिकतर टाइम पर कोल्ड वेदर हो रहा है, तो इस तरीके से जब हम पूरा समेशन निकालते हैं तो निकल के आता है कि जो निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड वेदर जो होता है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारी क्रॉप सक्सेसफुल होगी या फिर फेल होगी एक पर्टिकुलर रीजन में। जैसे आप समझो, हम बात करते हैं हिमालय की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है कभी हॉट होता है, कभी सनी होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी ह्यूमिड होता है, कभी कोल्ड होता है। हर तरह का टेम्परेचर पाया जाता है, वेदर हर तरह का यहाँ पर भी होता है। लेकिन इन रीजन में ज्यादातर जो टेम्परेचर होता है वो आपको देखने को मिलता है कोल्ड एंड ह्यूमिड। तो जो कोल्ड और ह्यूमिड कंडीशन होती है जहां पर टेम्परेचर अधिकतर माइनस में चला जाता है और गर्मी बहुत कम पड़ती है, जो सनी डे होता है वो थोड़ा सा कम होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। समझ पा रहे हो? टेम्परेट क्लाइमेट में ठंडी के समय पर जो मौसम होता है वो बिल्कुल चिलिंग टेम्परेचर में चला जाता है, जिसके और गर्मी के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो उसको हम टेम्परेट बोल देते हैं। फिर एक तरीके का ऐसा ट्रॉपिकल कंडीशन में भी होता है और एक सब ट्रॉपिकल कंडीशन भी होता है। तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सभी क्या हैं? ये क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जो कि अलग अलग वेदर के समेशन के आधार पर बनती हैं। जैसे एक स्कूल में ढेर सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, कुछ एक आध लड़के पढ़ रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि गर्ल्स कॉलेज है। कुछ एक ऐसा स्कूल है जहां पर क्या हो रहा है, लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं, लड़कियां कम है, तो उसको बॉयज कॉलेज बोल सकते हैं। ये इमेजिनरी चीज होती है, आप इसको समझना। इसके अलावा एक अगर जैसे मान लो एक सेक्शन है, सेक्शन ए है, जैसे 11th का एक क्लास है, 11th क्लास का सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे तेज हैं, कुछ बहुत ज्यादा तेज नहीं है, कुछ ब्राइट है, कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन अधिकतर जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, यानी पढ़ने में तेज हैं। तो ओवरऑल क्या कहा जाएगा? ओवरऑल कहा जाएगा कि सेक्शन ए के बच्चे बहुत तेज हैं। लेकिन वहीं मान लो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में भी बच्चे हैं, उसमें 2-4 बच्चे बहुत तेज हैं, वो सेक्शन ए वाले बच्चों से भी ज्यादा तेज हैं। लेकिन एक ही 2 बच्चे तेज हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं वो सब वैसे हैं, गधे टाइप के, जिनको कुछ नहीं आता जाता, कोर्स ही नहीं कंप्लीट रहता है, नोटबुक ही नहीं कंप्लीट रहती, रोज पढ़ने ही नहीं आते हैं, या एग्जाम होता है तो एग्जाम में बस किसी तरीके से पास होते रहते हैं। तो ओवरऑल क्या कहा जाएगा? ओवरऑल कहा जाएगा कि जो सेक्शन डी है वहां के बच्चे पढ़ने में तेज नहीं है। तो जब इंडिविजुअल एक एक की बात कर रहे होते हैं तो वो मान लो वेदर है, और जब हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हो जाएगा क्लाइमेट। जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट हम डिटरमाइन, क्लाइमेट से हम ये पता करते हैं कि हमको कौन सी फसल लगानी चाहिए। अगर टेम्परेट क्लाइमेट है तो हमको टेम्परेट वाली फसलें लगानी चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो ट्रॉपिकल फसलें लगानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में गन्ने की खेती नहीं होती है, और उत्तर प्रदेश में सेब की खेती नहीं होती है, क्योंकि जो सेब है उसको ठंडी चाहिए, तो ठंडा आपको पहाड़ों पर मिलेगा टेम्परेट क्लाइमेट में। और गन्ना जो होता है वो ट्रॉपिकल कंडीशन की फसल है, तो ट्रॉपिकल कंडीशन आपको वहां पर नहीं मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। ट्रॉपिकल आपको तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब मिलता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो इस वजह से इसको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। तो हमको कौन सी फसल ग्रो करनी है, इसको पता लगाने के लिए हम क्लाइमेट का मदद लेते हैं। लेकिन हमको सिंचाई कब करनी है, या फिर हमको फसल की कटाई कब करनी है, ये सब चीजें हमको पता करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। वहां पर क्लाइमेट की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर वेदर की जरूरत पड़ती है। जैसे पता चला 5 दिन बाद बरसात होने वाली है, तो हम सोचेंगे 5 दिन रहने देते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं, 5 दिन बाद बरसात हो जाएगी तो सिंचाई हो जाएगी अपने आप ही, पानी मिल जाएगा पौधे को। इसके अलावा अगर हमको फसल काटनी है तो हम वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं कि हाँ वेदर कैसा रहने वाला है आगे 5-10 दिन तक, तो उस हिसाब से हम अपनी फसल की कटाई करते हैं, जिससे फसल का नुकसान नहीं होता है।
तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम एटमॉस्फेयर के कंडीशन को देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेदर बोलते हैं। और जब इसी वेदर की कंडीशन को लॉन्ग टर्म में एवरेज करते हैं, इसका लगभग 30 साल के आसपास तक का, तो उसको हम क्लाइमेट बोल देते हैं। समझ गए बेटा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? इसके अलावा जो वेदर होता है, वेदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि आपकी फसल कैसे ग्रो होगी, टेम्परेचर, इरिगेशन कब करना है, तो इरिगेशन करना प्रोडक्शन बढ़ाने से ही संबंधित होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से इरिगेशन नहीं करेंगे या कम इरिगेशन कर देंगे या आवश्यकता से अधिक इरिगेशन कर देंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए हमको वेदर की जरूरत पड़ती है। लेकिन फसलों का चयन करने के लिए कि कौन से एरिया में कौन सी फसल ग्रो करनी है, इसके लिए क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। समझ गए यहाँ तक? अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन। तो जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन होता है, इसको सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैंडोल, डी कैंडोल इनका नाम था। तो डी कैंडोल ने 1900 में, समझना 1900 ईस्वी, ये एडी लिखा है, एडी बोले तो आज से लगभग समझ लो 100 साल पहले की बात हो रही है। 2026 चल रहा है तो यानी कि 1000, ऐसे समझ लो कि 126 साल पहले की बात है। तो डी कैंडोल वो पहले व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्लाइमेट को उसके वेजिटेशन के आधार पर क्लासिफाई किया था, जिनका क्या नाम था, डी कैंडोल थे। इसके बाद फिर वेदर की क्लासिफिकेशन एक कोपेन ने किया था, और इसके अलावा एक थे थॉर्नटवेट, तो थॉर्नटवेट ने भी इसका क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड होता है वो कोपेन और थॉर्नटवेट वाला होता है, क्योंकि डी कैंडोल ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो वेजिटेशन के आधार पर किया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ पर जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं शंक्वाकार होते हैं, इस तरीके से शंकु के आकार के पौधे होते हैं, क्योंकि बर्फबारी होती है तो पौधे ज्यादा से ज्यादा जो पत्तियां होती हैं बड़ी पतली पतली सी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, जिससे कि बर्फ उनके ऊपर चिपक न जाए, और बर्फबारी जब हो तो बर्फ नीचे कायदे से सरक जाए, पेड़ के ऊपर न ढक जाए। तो शंक्वाकार होते हैं वहां पर पौधे। ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर झेल जाते हैं, तो ये वेजिटेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं जहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर जो पौधा पाया जाता है वो पौधा बहुत लचीला सा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोकोनट का पौधा होता है, पत्तियां बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती हैं, केवल टर्मिनल पोर्शन पे पत्तियां पाई जाती हैं, नीचे किसी भी तरीके की पत्तियां नहीं होती हैं, और ये पौधा बड़ा लचीला सा होता है, जो हवा चलती है तो ये झूल जाता है। वहीं अगर हम बात करें जैसे अमरूद है, आम है, तो आम का पौधा कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ना तो हवा झेल पाएगा और ना बहुत ज्यादा ठंडी झेल पाएगा, बर्फबारी भी नहीं झेल पाएगा। तो इस तरीके के पौधे के आधार पर, यानी कि वहां पर पाए जाने वाली जो हरियाली है, वहां पर घास से लेके पेड़ पौधे सभी चीजें जो वहां पर वनस्पतियां, इनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसको डी कैंडोल ने किया था सबसे पहली बार क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट की मदद से हम क्रॉप का चयन करते हैं, क्रॉप यानी कि वेजिटेशन का चयन करते हैं। क्रॉप एक तरीके का वेजिटेशन ही तो होता है, हरा भरा चीज तो होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट किया गया कोपेन और थॉर्नटवेट के क्लासिफिकेशन को। समझ गए? अब ये कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था वो ज्यादातर वेदर के एलिमेंट के बेस पर था, जैसे कि एनुअल और मंथली मीन टेम्परेचर कितना है, महीने का जो औसत टेम्परेचर होगा, जैसे जनवरी में औसत टेम्परेचर कितना रहा, फरवरी में कितना रहा, मार्च में कितना रहा, इस तरीके से टेम्परेचर कितना है, और प्रेसिपिटेशन कितना है। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से इन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन किया था, कोपेन ने 1936 में किया था। अब अगर आप देखोगे तो जो वेदर का क्लासिफिकेशन है या क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है, बात एक ही, चाहे वेदर का क्लासिफिकेशन ले लो चाहे फिर वेदर का क्लाइमेट का ले लो। तो कोपेन का जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है ये वेदर के एलिमेंट के रूप में था। जैसे वेदर का एलिमेंट एक टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन जो डी कैंडोल ने किया था वहां पर ये चीजें नहीं थी, वहां पर वेजिटेशन था कि किस तरह के पौधे उग रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली सही था, ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं था,
इनडायरेक्ट रूप से वो सही था, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से पौधे उगते हैं तो उन्होंने पौधे को प्रायोरिटी दे दी। लेकिन पौधे को प्रायोरिटी देना सेकेंडरी चीज होती है, हमको डायरेक्ट प्रायोरिटी टेम्परेचर और इसके अलावा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन को देना था। तो ये दिया था कोपेन ने 1936 में क्लासिफिकेशन इसको दिया था। और कोपेन ने दुनिया भर की जितनी भी क्लाइमेट होती है उसको इन्होंने 5 भागों में बांटा था, 5 तरीके के इन्होंने क्लाइमेट बताए थे। इसके आगे अब बात करते हैं, थॉर्ट वेट वाला छोड़ दिया, बाकी ये 5 क्लाइमेट होते कौन कौन से हैं इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है। आप याद कर लेना, भारत में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड, एरिड यही होता है। बाकी और जो चीजें हैं कभी फिर से मौका मिलेगा तो बता दूंगा। बाकी मैं जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन को भी बच्चा लोग पढ़ा करो, क्योंकि उसको नहीं पढ़ोगे। देखो अब मैंने अपना जो कोर्स है अल्टीमेट एग्रीकल्चर वाला, लगभग आप ऐसा समझो कि 60% के आसपास मैंने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया। जो मेजर सब्जेक्ट जैसे एग्रोनॉमी है पूरा हो गया है, हार्टिकल्चर पूरा हो गया है, सॉइल साइंस मान लो 50% तक पूरा हो गया है। तो इस तरीके से जो मेजर सब्जेक्ट थे वो ज्यादातर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 60% तो हमारा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद जो मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ उस एमसीक्यू को आपको यूट्यूब पर जो एमसीक्यू चलाया जा रहा है सीरीज, उस सीरीज को देखना जरूरी है, क्योंकि उसको देखते रहोगे तो आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। मैंने कई बार बताया है, इसको एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चे अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ इनको एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नीमराज सुंडा जी की जो 183 लेक्चर वाली सीरीज है, वैसे उसमें कुल 180 लेक्चर ही हैं, लेकिन वो 183 वीडियो हो गई है उसको पढ़ाते पढ़ाते। तो 183 वीडियो वाली एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, उस यूट्यूब चैनल पर आप देख लेना उसको कायदे से। और इसके अलावा बेटा वहां पर मैंने कुछ और भी चीजें पढ़ाई हैं, जैसे कि पूरी बुक रट लो, नीमराज सुंडा जी की जो पूरी बुक है उसको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में मैंने वहां पर रिवीजन करवाया है, उसको भी आपको देखना है। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी इस समय मैं एजीटीए का एमसीक्यू बेस्ड चला रहा हूँ, तो एमसीक्यू आपको कायदे से सॉल्व करना है, क्योंकि वो भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपकी टाइम की बर्बादी नहीं होगी। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें छूट रही हैं, इसको हमें पढ़ना है। तो इसलिए उसको भी आपको पढ़ना जरूरी होता है। अगर केवल आप इसी को पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि काम हो जाएगा, बेटा बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, समझ रहे हो। पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन भी जरूरी है, तो यूट्यूब से आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे IMD यानी कि मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, नमी की कमी का सूचकांक। सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स होता है, इसी तरीके से MDI होता है, इसको MDI बोलेंगे, ये मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स कहा जाता है, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स। इसको जो दिया था ये किसने दिया था, कृष्णन और मुख्तार सिंह नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने 1968 में मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स दिया था। बात करते हैं ICR की, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एडॉप्टेड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स। तो मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको आप बेटा थोड़ा सा समझ लो, इसको थोड़ा सा समझना कैसे है, इसको थोड़ा सा मैं लिखूंगा नहीं, आपको बस कहानी बता दे रहा हूं, कहानी आप थोड़ा सा समझ लो। ये फॉर्मूला होता है, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि बरसात होती है, बरसात होगा तो हमारी पृथ्वी पे पानी आएगा, और जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन होता है, आपको याद हो मैंने एग्रोनॉमी में पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन को बहुत डिटेल में अच्छे तरह से पढ़ाया है। पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज द अपर लिमिट या फिर इट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ अ फील्ड टू डू मैक्सिमम इवापोट्रांसपिरेशन, जिसको हम पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल से समझो, एग्जाम्पल से आपको ऐसे समझना है कि हमने कहा कि 24 घंटे के अंदर 5 मिलीमीटर बरसात हुई। कितना बरसात हुई, 5 मिलीमीटर प्रेसिपिटेशन हो गया। अब ये 24 घंटे में जो 5 मिलीमीटर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसके विरुद्ध
24 घंटे के अंदर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है। पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम उस समय पर कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। ट्रांसपिरेशन पौधों से होता है और इवापोरेशन पौधों के बीच में जो खाली जगह होती है खेत में। जैसे जब हम खेत में पौधे लगाते हैं तो खेत में पौधे लगाते हैं इस तरीके से, तो जो पौधे होते हैं पौधे की पत्तियों से, पौधे की शाखाओं से, वहां पर जो छेद होते हैं वहां से जो पानी भाप बन के निकल रहा है वो भी तो इसी खेत में से ही बरसे हुए पानी का ही एक भाग था। तो जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन में जो ट्रांसपिरेशन आता है, टी फॉर ट्रांसपिरेशन, ये कहाँ से आता है? ये ट्रांसपिरेशन आता है पौधे की कहाँ से? पौधे से निकलने वाले जलवाष्प से, जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। समझ गए? इसके अलावा इवापोरेशन होता है इस पौधे के बीच बीच में, जो यहाँ पर खेत है, जो मिट्टियां हैं, जो पानी है, वहां से जो भाप बन के उड़ रहा है जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, हिंदी में इसको इवापोरेशन कहते हैं। तो जब इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को मिला देते हैं तो उसको कहते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। अब इस खेत से मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है या हो सकता है, उसको हम पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। समझ गए? तो मान लेते हैं 5 मिलीमीटर बरसात हुई और 3 मिलीमीटर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन हुआ। तो 5 मीटर बरसात हुई और 3 मिलीमीटर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन हुआ 24 घंटे के अंतर्गत। इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, ये 100 लिख देना पड़ेगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33.33 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66.66%। ये क्या आएगा? ये आएगा सॉयल मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, यानी कि 66% ये आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉयल मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स आ रहा है। ये परसेंटेज में आता है। इस चीज को आपको कायदे से समझ लेना है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि आखिर ये सॉयल डिफिसिट इंडेक्स होता, सॉरी मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स होता क्या है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। जो मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स होता है, एक तरीके का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो यह बताता है कि डिग्री ऑफ मॉइस्चर शॉर्टेज इन एरिया कितना, जो बरसात हो रही है उसकी शॉर्टेज यहाँ पर कितना है। यानी कि पूरा जो इवापोट्रांसपिरेशन होगा 5 मिलीमीटर हो गया और इवापोट्रांसपिरेशन हमने कितना कर दिया? 3 का कर दिया। 5 मिलीमीटर में बरसात हुई थी और 3 मिलीमीटर तो हमने इवापोट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस कर दिया। समझ पा रहे हो? तो इतना हमने लॉस कर दिया, बोले तो 66% तो हमारा बर्बाद हो गया। 66% तो पानी क्या कर दिया हमने? खराब कर दिया। इस तरीके से निकालेंगे तो 66% पानी हमको अभी कम मिला। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से चीजें होती हैं। सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट इसको बोलते हैं। इट इवॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल रेनफॉल एंड पोटेंशियल वाटर डिमांड ऑफ इवापोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन। वही चीज जो मैंने अभी समझाई है वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर इसके फॉर्मूले दिए गए हैं। प्रेसिपिटेशन होता है, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर इसकी वैल्यू कैसे आ रही है? इसकी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव आने का मतलब यानी कि 0 से कम। 0 से कम कैसे आती है? जैसे मान लेते हैं 5 मिलीमीटर बरसात हुई लेकिन 6 मिलीमीटर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह से तो क्या आएगा? यहाँ पर -1 आएगा, ये 6 है, इस तरीके से होगा। और इससे 6 से काटेंगे तो 6 चौका 6 एकम 6 और 6 एकम 6, फिर 4 40, 6 छक 36, तो फिर 40, फिर 6 छक 36, ये आ जाएगा 16 ऐसे 16.66 आएगा। इसको जब काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 6 एकम 6 और इसके बाद 4 40, 6 छक 36, फिर 40 40, ठीक है, ऐसा आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -16.66। अगर ये माइनस में आ रहा है यानी कि 0 से नीचे चला जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू हो रही है। बोले तो 5 मिलीमीटर बरसात हो रही है, 6 मिलीमीटर हमने इवापोट्रांसपिरेशन कर दिया। जैसे 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? मीम आपने सुना होगा ना। तो जब 5 मिलीमीटर बरसात हुई तो 6 मिलीमीटर पानी कहाँ से निकल गया? तो 6 मिलीमीटर पानी निकल गया जो खेत में पहले से पानी था, जो अंडरग्राउंड वाटर पहले से था वो भी निकल गया, साथ में आपने जो सिंचाई करी थी वो भी निकल गया। तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या बताता है कि मॉइस्चर डिफिकल्ट जो है वो ड्रॉट है या फिर एरिड कंडीशन है। अगर ये 0 जा रहा है, 0 से नीचे जा रहा है तो यहाँ पर ड्रॉट या फिर एरिड कंडीशन होती है। जैसे आपने देखा होगा
जो जैसलमेर राजस्थान वाला जो एरिया है, एरिड रीजन वो अंतर्गत आता है, या ड्रॉट कंडीशन वाला एरिया आता है। यहाँ पर जितनी ज्यादा बरसात होती है उससे कहीं ज्यादा इवापोट्रांसपिरेशन हो जाता है, इसीलिए वहां पर हमेशा सूखा जैसी संभावना बनी रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम ड्रॉट और एरिड कंडीशन बोलते हैं। वहीं पर अगर जीरो हो रहा है, यानी कि जितना बरसात हो रही है लगभग उतना ही इवापोट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये परफेक्ट बैलेंस होता है। इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है, एटमॉस्फेयर की वाटर डिमांड भी प्रॉपर तरीके से पूरी होती रहती है। और एक होता है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का एग्जांपल मैंने पहले दिया था 66.66। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मॉइस्चर सरप्लस है, ये ह्यूमिड कंडीशन हो गई है, यहाँ पर पानी हमेशा बना रहता है। ह्यूमिड कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, जैसे मेघालय चले जाओ, इसके अलावा चेरापूंजी चले जाओ, तो वहां पर जितना बरसात होती है उससे कम ही इवापोट्रांसपिरेशन होता है। मान लो बरसात कितनी हो गई, मान लो बरसात हो गई 7 मिलीमीटर, लेकिन इवापोट्रांसपिरेशन 5 मिलीमीटर हुआ। ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये समझाने के लिए मैंने एक दिन बोला था, लेकिन ये समझाने के लिए केवल एक दिन है, बाकी ये पूरे साल भर की चीजें होती हैं, लंबे समय की चीजें होती हैं कि यहाँ पर जितना बरसात होती है टोटल वहां पर उतना इवापोट्रांसपिरेशन नहीं होता है, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू जहां पर रहेगी उसको हम ह्यूमिड कंडीशन बोलते हैं। ज्यादातर जो समुद्र के किनारे वाले रीजन है, इसके अलावा मेघालय वाला जो रीजन है जहां पर ज्यादा बरसात होती है उसको पॉजिटिव वैल्यू में रखते हैं। और जहां पर इवापोट्रांसपिरेशन और इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, बरसात और जलवाष्प निकलना दोनों बराबर होता है, वहां की वैल्यू 0 आती है। और जहां पर नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि 35 लाख का इन्वेस्टमेंट 36 लाख का घाटा, तो वो नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा, तो उसको ड्रॉट और एरिड कंडीशन बोलते हैं। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। अब एग्रोनॉमी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ड्रॉट मॉनिटरिंग करने में हमको ये हेल्प करता है, जैसे कि एरिड रीजन है या सेमी एरिड रीजन है या सब ह्यूमिड रीजन है। अगर बहुत सूखा पड़ रहा है तो एरिड रीजन, अगर थोड़ा बहुत है तो सेमी एरिड रीजन, और अगर हल्का फुल्का वहां पर प्लस में है तो सब ह्यूमिड रीजन बोलते हैं, और ज्यादा ही प्लस में है तो ह्यूमिड रीजन बोल लेते हैं। इसके अलावा क्रॉप की प्लांटिंग कैसे करनी है, डिजीज रेजिस्टेंस कैसे सेलेक्ट करना है, सोइंग का डेट कैसे रखना है, ये सब इससे पता किया जाता है। इरिगेशन कब करना है, इरिगेशन की शेड्यूलिंग करने में इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर बात करते हैं IMD यानी MDI, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स की वैल्यू और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का एस्टिमेशन। जैसे कि ह्यूमिड जो कंडीशन होती है वहां पर जो मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स के वैल्यू आती है वो कितनी आती है, -33 से -33 के आसपास तक होती है। इसके अलावा बात करते हैं -33 या फिर उससे नीचे चले जा सकते हो, -33 के बाद फिर -30 आ जाएगा, फिर -20 आ जाएगा, समझ रहे, मतलब इससे आगे आओ, वहां तक जाओगे तो सब ह्यूमिड, इसके बाद फिर सब एरिड आ जाएगा, फिर एरिड कंडीशन आ जाएगा, ये माइनस में चले जा रहे हो तो ये क्या आ जा रहा है, ये एरिड में आ रहा है, -66 तक जा रहा हो एरिड कंडीशन में आएगा। समझ गए, तो इस तरीके से होता है सब ह्यूमिड और एरिड। आगे बात करते हैं ट्रोल्स का क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो ट्रोल्स का क्लासिफिकेशन है, ट्रोल्स का क्लासिफिकेशन टेम्परेचर और ह्यूमिड मंथ के कंडीशन पर किया गया है। ये सुटेबल होता है जो ICRISAT एक्रीसेट जो है, ये हैदराबाद में है, इसने इसको क्लासिफाई किया है, इसको यूज किया है ट्रोल के क्लासिफिकेशन को सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए। ट्रोल्स के हिसाब से जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है वो मोस्टली आपको देखने को मिलती है, मोस्टली टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मस्ट ग्रेटर देन 18, यानी कि जो सबसे ठंडा टेम्परेचर है अगर वो 18 से ऊपर है, जो सबसे ठंडा है, यानी कि 12 महीने में सबसे ठंडा जो महीना गया है वो भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाला गया है औसत, तो उसको हम ट्रॉपिकल बोल देते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्रीसेट के द्वारा। समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं क्लासिफिकेशन रेनफॉल के हिसाब से। अगर वहां पर 250 मिलीमीटर रेनफॉल हो रहा है, ये पॉइंट जो बेटा यहाँ पर दी गई है, इस पॉइंट को आप कायदे से पढ़ लेना। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया गया है इसको भी आपको समझ लेना है। समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पर -33 दिया है, ये अपर लिमिट है, और नीचे कितना भी चला जाए, जैसे मान लो और ऊपर चला जाए, जैसे यहाँ पर देखो ये एरिड है, ये सबसे कम वाली वैल्यू है, ये ऊपर बढ़ती आ रही है वैल्यू। समझ पा रहे हो। जैसे मान लो कि -66.66% है, तो ये क्या होगा, ये एरिड होगा।
अगर 66 से ऊपर चला जाए तो 66 माइनस से ऊपर जब जाएगा तो 63 तक आएगा, ये प्लस वाली वैल्यू होती है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? -66 में और -33 में -33 बड़ा होता है। तो जब इतने के बीच में रहेगा तो उसको सेमी एरिड बोलते हैं। और अगर -33 से भी ज्यादा टेम्परेचर मतलब हो जाता है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, तो उसको हम सब ह्यूमिड बोलते हैं। फिर इसके बाद जब ये प्लस में आ जाता है तो ह्यूमिड बन जाता है। समझ पा रहे हो? तब वो आके फिर क्या बन जाएगा? ह्यूमिड कंडीशन बन जाता है। जब वो 0 या 0 से फिर ऊपर चला आता है तो ह्यूमिड बन जाता है। तो बेटा इस चीज को ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको याद हो कि अभी राजस्थान का जो WO का एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह का क्वेश्चन, एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर यह था कि सेमी एरिड रीजन में जो मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स होता है वो कितने के बीच में होता है। तो याद रखना है कि सेमी एरिड रीजन में मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स कितना होता है? -33.33 से लेके -66.66 के आसपास होता है। समझ गए? इसको वैसे पढ़ने में मैंने गलत कर दिया। -33.33 से लेके -66.66 तक होता है। तो इसको जरूर याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसको भी आपको याद करना है, रेनफॉल। अगर जो एनुअल रेनफॉल है बरसात का वो 250 मिलीमीटर से कम है तो एरिड रीजन में आएगा। 250 से 500 है तो सेमी एरिड में आएगा। 500 से 1000 है तो सब ह्यूमिड में आएगा। और 1000 से ऊपर चला गया तो ह्यूमिड में आएगा। समझ गए? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करके बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा एग्रीकल्चर ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, साथ में आपको PDF नोट्स भी चाहिए बाइलिंगुअल भाषा में, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। विधिवत तरीके से पूरा एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।